Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll start the second chapter, that is growth and development. सबसे पहले हमारे पास यहाँ ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि ग्रोथ है क्या। जब भी हमारे पास चाइल्ड की फिजिकल साइज में इंक्रीज आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। अब फिजिकल साइज या तो पूरी बॉडी का इंक्रीज होगा या किसी एक स्पेसिफिक पार्ट का इंक्रीज होगा। मीन्स या तो उसके हाइट में इंक्रीज आ जाएगा या उसके वेट में इंक्रीज आ जाएगा, तो ये हमारे पास ग्रोथ कहलाता है। अब सिंपली हमारे पास क्या है, एक क्वांटिटेटिव चेंज है। मीन्स इसको हम मेजर कर सकते हैं चाइल्ड के बॉडी से। हाइट है, हाइट को हम मेजर कर सकते हैं। वेट है, वेट को हम मेजर कर सकते हैं। वेट को हम केजी में, पाउंड्स में इस तरह मेजर कर सकते हैं। और जो हमारे पास हाइट है वो हम मीटर्स, इंचेस इस तरह के मेजरिंग कर सकते हैं उसकी। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इस ग्राफ में चाइल्ड के ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल साइज में इंक्रीज आता है, उसकी ग्रोथ होती है। सबसे पहले हमारे पास देखिए 1 ईयर का बेबी है, इन्फेंट है, उसकी हाइट कम है। देन हमारे पास 2 ईयर का आ जाता है बेबी, तो उसकी हाइट में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आ रहा है, वेट भी साथ में इंक्रीज हो रहा है। देन हमारे पास ये 5 ईयर के बेबी को देखे तो ये प्रॉपरली वॉकिंग भी कर रहा है, उसकी हाइट और वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये हमारे पास चाइल्ड की ग्रोथ को शो कर रहा है। देन हमारे पास यहाँ इस पिक्चर में बताया गया है कि किस तरह हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट या डिफरेंट प्रोपोर्शन डिफरेंटली ग्रोथ करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कि हमारे पास यहाँ देखिए इन्फेंट है, तो उसकी हेड की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। 2 ईयर तक हमारे पास ब्रेन की डेवलपमेंट भी सबसे रैपिडली होती है और ग्रोथ भी। तो इस एज में हमारे पास जो हेड है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हो रही। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखें तो एक्सट्रीमिटीज़ की ग्रोथ सबसे ज़्यादा हो गई। पेरिफेरल बॉडी की साइज़ और साइज़ में भी इंक्रीज़ आ गया, हाइट में भी इंक्रीज़ आ गया है। तो इस तरह हमारे पास क्या होता है, विद पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंटली ग्रोथ करते हैं। देन हमारे पास डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो डेवलपमेंट हमारे पास एक प्रोग्रेसिव इंक्रीज होता है। हमारे जो स्किल्स होते हैं और फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ होती है। अब हमारे पास स्किल्स जैसे कि हमारे कॉग्निटिव स्किल्स है, साइकोमोटर स्किल्स है, इसमें ये आ जाता है। और फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ हमारी मतलब जब हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, जितने भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो डेवलप होती है तो इसे हम मतलब वो इंक्रीज, उसमें फंक्शनल कैपेबिलिटी में जब इंक्रीज आता है तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अभी हमारे पास एक क्वालिटेटिव चेंज है। मीन्स इसको हम वो नहीं कर सकते, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू मेजर करेंगे। लाइक हमारे पास फिजिकल जो ग्रोथ था, हाइट इंक्रीज हो रहा था या वेट इंक्रीज हो रहा था, उसको तो हम प्रॉपर स्केल के थ्रू मेजर कर सकते थे ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर एक बच्चा है, इन्फेंट है, वो मतलब उस टाइम पर ना वॉक कर सकता है ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी डेवलपमेंट होती है, वो 15 मंथ्स का होता है या 2 ईयर्स का होता है, तो वो वॉकिंग भी स्टार्ट कर लेता है एंड वो प्रॉपर लर्निंग एंड स्पीकिंग स्टार्ट कर लेता है। तो ये उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट है, उसकी कॉग्निटिव एंड मोटर डेवलपमेंट हो रही होती है। तो इस कॉग्निटिव और मोटर डेवलपमेंट को हम जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं। और हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन के थ्रू इसको कंपेयर करते हैं कि एक बच्चा हमारे पास प्रॉपरली उसकी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही। देन हमारे पास मैचुरेशन है। मैचुरेशन हमारे पास एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि हम किसे कहते हैं, जब भी हमारी कॉम्पिटेंसी इंक्रीज होती है या हमारी अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है।
तो इसे हम मैच्योरेशन कहते हैं। अब कॉम्पिटेंसी और अडेप्टेबिलिटी है क्या? तो कॉम्पिटेंसी हमारे पास हमारी एबिलिटी होती है कि हम डिफरेंट टास्क प्रॉपरली परफॉर्म करें, इसे हम कॉम्पिटेंसी कहते हैं। और अडेप्टेबिलिटी हम इसे कहते हैं कि हम डिफरेंट एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट करें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चाइल्ड में ये दो क्वालिटीज़ आती है तो इसे हम मैच्योरेशन प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यू बॉर्न था ना, तो वो प्रॉपर अपना हेड होल्ड नहीं कर सकता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी मसल्स और नर्व्स उनकी मैच्योरेशन होती है, उसको वो प्रॉपर स्ट्रेंथन होती है, तो फिर उसके बाद वो अपना हेड होल्ड करना स्टार्ट कर लेता है, मतलब प्रॉपरली वो होल्ड कर सकता है जब आप उनको पकड़े। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब और जो मोटर मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये एक क्वालिटेटिव चेंज है इन स्ट्रक्चर। क्वालिटेटिव चेंज इस तरह है ना कि पहले तो हमारे पास न्यू बॉर्न्स के ब्रेन सेल्स सारा कुछ था, उसके पास मौजूद था, लेकिन इसमें हमारे पास क्वालिटेटिव चेंज आ गया। मींस वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो गई, उसके जो नर्व्स और सारे पाथवे थे वो प्रॉपरली फंक्शनिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे हम क्वालिटेटिव चेंज इन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो वो प्रॉपरली उसकी ब्रेन डेवलपमेंट और नर्व डेवलपमेंट हो जाती है, देन वो प्रॉपरली काम करना स्टार्ट कर लेती है। देन हमारे पास है कि ये द लेवल ऑफ मैच्योरेशन डिपेंड्स ऑन चाइल्ड हेरिडिटी। अब ये मैच्योरेशन चाइल्ड के हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। हेरिडिटी पर ये कैसा डिपेंड करता है? फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की एग्जांपल लेना, तो ये अगर उस चाइल्ड के पेरेंट्स का जेनेटिक मेकअप ऐसा है कि मतलब वो हाइटेड है, तो उस चाइल्ड में भी उस तरह की जीन्स आएंगी ना, तो वो भी हाइटेड होगा। तो इस तरह ये जो हमारे पास मैच्योरेशन लेवल है वो हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लर्न करना एक नर्स के लिए क्यों ज़रूरी है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड ग्रोथ, मतलब आपको पता हो कि इस एज में चाइल्ड की ये चीज़ डेवलप होगी, इस तरह उसकी डेवलपमेंट माइलस्टोन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि चाइल्ड की जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ है वो किस तरह होगी। देन अगर हमें वो प्रॉपर डेवलपमेंटल स्टेजेस पता हो ना, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी जो भी अगर हमारे पास कोई चाइल्ड प्रेजेंट हुआ है किसी भी इलनेस के साथ, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास ये इजी होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि इस तरह बाज़ डिफरेंट डिजीज़ होती है जो कि एक स्पेसिफिक एजेस में ज़्यादातर होती है। लाइक हमारे पास अगर हम टोडलर की एग्जांपल लेना, तो उसमें ज़्यादातर पोजीशनिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, या कोई कुछ चीज़ें एस्पायरेट कर लेते हैं, या अगर हम एडोलसेंस की बात करें ना, तो उस एज में हमारे पास डिफरेंट ईटिंग और डिसऑर्डर होते हैं, या डिप्रेशन के डिफरेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर हमें ये प्रॉपर डेवलपमेंटल माइलस्टोन पता होगा तभी हम डिटेक्ट कर पाएंगे ना कि ये मतलब इस एज में इस तरह होता है, अगर नहीं तो वो किसी दूसरी काज की वजह से भी हो सकता है। देन हमें प्रॉपर केयर प्लान डिसाइड करने में भी मदद देता है, हर एक डेवलपमेंटल स्टेज के अकॉर्डिंग। अगर चाइल्ड है उसके लिए हमें क्या क्या करना होता है, अगर टोडलर है, अगर हमारे पास एडल्टहुड में कोई आ गया, एडोलसेंस में कोई बच्चा आ गया, तो इसके लिए किस तरह केयर प्लान करेंगे। तो ये हेल्प करता है नर्स की केयर प्लान प्रिपेयर करने में। देन हमें ये हेल्प करता है पेरेंट्स की एजुकेशन में भी। हम पेरेंट्स को एजुकेशन देते हैं इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, तो वो तभी चाइल्ड के प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो ऑप्टिमल स्टेजेस होती है उसको अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है कि जो हमारे पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस से चलता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह है कि
फिक्स पैटर्न से हमारे पास डेवलपमेंट होती है। लाइक चाइल्ड सबसे पहले हाथों को होल्ड करना स्टार्ट कर लेता है, हैंड होल्ड करता है, देन वो आहिस्ता रोलिंग स्टार्ट कर लेता है, देन क्राउलिंग, फिर सिट मतलब सिटिंग स्टार्ट कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्टैंड भी हो सकता है, मतलब खड़ा भी हो सकता है, फिर वॉकिंग वो स्टार्ट कर लेता है। तो ये एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस है इस तरह हमारे पास। अब ये है कि हमारे पास ये प्रोग्रेशन जो होती है वो सेम रेट से नहीं होती, सेम रेट से नहीं होती। फॉर लाइक हमारे पास जब इन्फेंट्स होता है तो उस टाइम हमारे पास उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है चाइल्डहुड में, और एडोलसेंट की एज में भी, क्योंकि हार्मोनल चेंज और प्यूबर्टी आ जाती है उस स्टेज में, तो उसमें भी हमारे पास ग्रोथ फास्टली होती है। लेकिन जो मिडल चाइल्डहुड है ना, उसमें हमारे पास स्टडी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, ना रैपिड होती है ना स्लो होती है, बस स्टडी ग्रोथ होती है हमारे पास। देन नेक्स्ट हमारे पास बताया गया है कि सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो सेम रेट से और सेम टाइम पर ग्रोथ नहीं करते। मैंने पहले ही बताया ना कि सबसे पहले जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं या 2 इयर्स के बच्चे होते हैं, तो उसमें हमारे पास ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मतलब चाइल्डहुड और एडोलसेंट तक जाता है एज तक, तो फिर उसकी ये जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट है उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ। Each child grows in his or her own way। अब ये नहीं है कि हर एक चाइल्ड के लिए ये सीक्वेंस फिक्स्ड है कि अगर कोई बच्चा है वो 7 मंथ में सिटिंग स्टार्ट कर लेता है तो दूसरा बच्चा भी ही 7 मंथ में स्टार्ट करेगा। इससे तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, हर एक चाइल्ड अपनी यूनिक वे में ग्रोथ करता है। Each stage of growth development is affected by the preceding type of development। अब अगर हमारे पास कोई प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाई तो अगला स्टेज उससे इफेक्ट होगा। लाइक अगर चाइल्ड है हमारे पास, वो प्रॉपरली उसने सेटिंग नहीं सीखी, मतलब वो प्रॉपरली सेट नहीं कर पा रहा, या स्टैंडिंग उसकी नहीं हो रही, वो बगैर सपोर्ट के खड़ा नहीं हो पा रहा, उसकी ये डेवलपमेंट और ग्रोथ सही नहीं हुई, तो क्या वो प्रॉपरली वॉक कर पाएगा? नहीं ना। तो इस तरह ये प्रीवियस स्टेज प्रीसीडिंग जो आने वाला स्टेज होता है उसको इफेक्ट कर सकता है। देन हमारे पास यहाँ ग्रोथ के डायरेक्शन के रिलेटेड बताया गया है कि हमारे पास एक सेफेलोक्यूडल ग्रोथ होती है डायरेक्शन में, और एक प्रोक्सिमो डिस्टल। सेफेलो मीन्स हेड एंड क्यूडल मीन्स टोज। सो हेड टू टो जब हमारे पास ग्रोथ होती है तो ये हमारे पास सेफेलोक्यूडल डायरेक्शन है, और सेंटर बॉडी पार्ट से डिस्टल तक पेरिफेरी साइड पर जब ग्रोथ होती है तो उसको प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। अब ये ग्रोथ हमारे पास जनरल टू स्पेसिफिक होती है। जनरल टू स्पेसिफिक इस तरह के, मतलब पहले चाइल्ड रैंडमली मोशन करता है, रैंडमली अपने हाथों पाँव को मूव करता है, फिर उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है, वो स्पेसिफिक और रिफाइंड मूवमेंट वो फिर शो करता है। सो ये हमारे पास यहाँ बताया गया है कि हेड टू टो जब हमारे पास होती है तो वो सेफेलोक्यूडल होते हैं, और सेंटर बॉडी पार्ट से पेरिफेरी तक जब ग्रोथ होती है तो वो हमारे पास प्रोक्सिमो डिस्टल में आता है। यहाँ भी उसी सेफेलोक्यूडल डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बताया गया है, और प्रोक्सिमो डिस्टल। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं ना कि सेफेलोक्यूडल डेवलपमेंट कैसी होती है। तो बेबी सबसे पहले उसकी बेबी के जो नेक मसल्स होते हैं ना, सबसे पहले वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बेबी हेड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर हम डाउन आते हैं ना तो हाथों को, फिर पैरों को, देन वो प्रॉपरली स्टैंडिंग स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह हमारे पास सेफेलोक्यूडल हेड टू टो उसकी डेवलपमेंट होती है। और प्रोक्सिमो डिस्टल इस तरह है ना कि सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया कि नेक के और शोल्डर के मसल्स वो होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो सबसे पहले वो अपने शोल्डर्स को मूव करना मतलब स्टार्ट कर लेता है। देन आहिस्ता आहिस्ता उसकी
आर्म्स और फिंगर्स की भी मसल्स जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले तो शोल्डर की मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, देन लास्ट में अगर फिंगर्स और हैंड की मसल प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए पेरिफेरल डेवलपमेंट में ना, तो फिर वो आहिस्ता हाथों की मूवमेंट्स भी शो करना स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरह हमारे पास ये प्रॉक्सिमोडिस्टल और सेफेलोक्यूटल डेवलपमेंट होती है। देन अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को इफेक्ट करते हैं। अब वो फैक्टर हमारे पास हेरिडिटरी भी हो सकते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में बताया गया है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी प्रीनेटल और एंटीनेटल इस तरह के वो बताए गए हैं। अब प्रीनेटल हमारे पास वो एनवायरनमेंट होता है जब मतलब प्रेगनेंसी हो रही होती है, जो जब बच्चा हमारे पास यूट्रस में होता है, तो वो फैक्टर्स जो कि मदर को अफेक्ट करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो हमारे पास क्या होंगी? न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होगी। अगर न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होगी तो मतलब मदर वीक फील करेगी, उसकी वजह से वो बच्चा भी अफेक्ट होगा। अगर वो प्रॉपर से आयरन सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो तो उसको मदर को भी एनीमिया हो सकता है, चाइल्ड को भी एनीमिया के चांसेस हो सकते हैं। अगर वो फॉलिक एसिड नहीं ले रहे तो इसकी वजह से डिफरेंट जो कॉन्जेनिटल एनोमलीज होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह, और क्लेफ्ट जो लिप एंड पैलेट होती है वो भी हो सकती है। अगर डायबिटिक मदर होगी तो उसकी वजह से चाइल्ड भी इफेक्ट होगा और मदर को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चाइल्ड में मैक्रोसोमिया मतलब वो लार्ज टंग जो होती है वो कंडीशन आ सकती है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास ये कि अगर एक्सपोजर टू रेडिएशन हो जाए मदर की, तो इसकी वजह से चाइल्ड की ग्रोथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, मेंटल डिसेबिलिटी चाइल्ड में आ सकती है, कॉन्जेनिटल एनोमलीज आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शन एंड ग्रो जर्मन मीजल। अगर ये टाइप इन्फेक्शन है हमारे पास चाइल्ड में ना, तो इसकी वजह से हमारे पास कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, कैटरेक्ट, डेफनेस और मेंटल डिफरेंट रिटार्डेशन हो सकती है, ग्रोथ भी इसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है। देन हमारे पास स्मोकिंग और यूज़ ऑफ ड्रग आता है। तो स्मोकिंग अगर मदर कर रही है या अगर सेकेंड हैंड स्मोकर है तो उसकी वजह से चाइल्ड की इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। स्मोकिंग की वजह से लो बर्थ वेट होगा चाइल्ड, इस की वजह से प्रीटर्म बर्थ भी हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स के बारे में बताया है। तो प्रेगनेंसी में स्पेसिफिक ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाते हैं। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग अगर वो कोई प्रेग्नेंट लेडी ले लेना तो उसकी वजह से डिफरेंट कॉन्जेनिटल एनोमलीज आ सकते हैं और चाइल्ड के ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है वो ड्रग्स। देन वो फैक्टर्स जो कि फीटस के रिलेटेड है ना, तो सबसे पहले माल पोजीशन इन द यूट्रस। अगर चाइल्ड की पोजीशन यूट्रस में प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से प्रेशर डिफॉर्मिटीज़ आ सकती है, क्योंकि प्रॉपर पोजीशन नहीं है तो उसकी अपनी ही बॉडी पर डिफरेंट साइड पर प्रेशर आ सकता है, तो वो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लिम्ब की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी अगर वो माल पोजीशन होगा, इसकी वजह से हिप डिसलोकेशन भी हो सकती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फॉल्टी प्लेसेंटल इम्प्लांटेशन है। अगर प्लेसेंटा प्रॉपर इम्प्लांट नहीं हुआ तो इससे तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन काज होगी, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई चाइल्ड को नहीं होगी और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगी उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट नेटल। तो वो प्री नेटल था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो चीज़ें इफेक्ट कर रही थी मदर और चाइल्ड को, अभी हमारे पास पोस्ट नेटल है, आफ्टर बर्थ। ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो कि चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर है जो कि चाइल्ड को अफेक्ट करते हैं वो हमारे पास ये है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। अगर सोशली और
और इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं होंगी, तो उसकी वजह से चाइल्ड भी अफेक्ट होगा, चाइल्ड की न्यूट्रिशन अफेक्ट होगी, उसकी हेल्थ केयर अफेक्ट होगी, क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे, या उनके साथ वो इतनी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगी कि वो प्रॉपर चाइल्ड को केयर और जो न्यूनेंटल असेसमेंट ऑफ केयर है वो प्रोवाइड कर सके, अगर कोई मतलब होम डिलीवरी उन्होंने की हो ना। देन हमारे पास तो इसकी वजह से चाइल्ड की न्यूट्रिशन भी अफेक्ट होगी, क्लाइमेट एंड सीजन। अगर हमारे पास चाइल्ड की डिलीवरी ऐसी इन्वायरमेंट में हो ना कि वो कोल्ड हो, तो उसकी वजह से चाइल्ड को डिफरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है चाइल्ड्स ऑर्डिनल पोजीशन इन द फैमिली। सो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्डर्स होते हैं ना। अगर हम चाइल्ड की पोजीशन के रिलेटेड बात करें, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड होता है, देन मिडिल चाइल्ड होते हैं, देन लास्ट चाइल्ड होता है। फर्स्ट चाइल्ड जो भी होता है उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी वो होता है, और मिडिल चाइल्ड जो होते हैं वो मोस्टली इनको इग्नोर किया जाता है, साइकोलॉजी के रिलेटेड, साइकोलॉजी के रिलेटेड, मतलब वो इस तरह कहते हैं। और अगर हम ऑब्जर्व भी करें ना तो यूजुअली इस तरह होता है। और लास्ट चाइल्ड जो हमारे पास होता है वो ओपन, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ओवर केयर दिया जाता है, तो उसकी वजह से वो मतलब चिड़चिड़ा और बहुत ज़्यादा स्टबन बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ सिबलिंग्स के बारे में बताया गया है। ऑब्वियसली अगर फैमिली में मतलब सिबलिंग्स ज़्यादा होंगी तो फैमिली पर बर्डन भी होगा और सबको प्रॉपरली अटेंशन नहीं मिलेगी। फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, अगर सिंगल पेरेंट्स है तो वो तो प्रॉपरली सिंगल पेरेंट और एक्सटेंडेड फैमिली, तो इसमें हम इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं ना कि अगर हमारे पास एक सिंगल फैमिली है उसमें 2 चाइल्ड है, और अगर हमारे पास एक एक्सटेंडेड फैमिली है, मतलब चाचू चाचू सब, चाचा चाचू सब एक ही घर में रह रहे हैं ना, तो अगर इन दोनों के बच्चों को कंपेयर किया जाए तो जो सिंगल पेरेंट होते हैं उनके बच्चों को प्रॉपर अटेंशन तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी सोशल डेवलपमेंट उतनी प्रॉपर नहीं होगी जिस तरह की एक एक्सटेंडेड फैमिली में डेवलपमेंट होती है, क्योंकि उनकी हर एक बंदे के साथ एक्सपोजर होती है, इंटरेक्शन होती है, तो वो हर एक चीज़ जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में बताया गया है ना, कि सबसे पहले हम चाइल्ड की इंटेलिजेंस लेवल देखते हैं, उसकी मतलब लर्निंग एबिलिटीज़ और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में उसकी मतलब असेसमेंट करते हैं। देन हमारे पास हार्मोनल ये चीज़ें मतलब चाइल्ड को अफेक्ट कर सकती है, अगर उसकी लर्निंग और लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो लेटर ऑन लाइफ में उसको डिफरेंट प्रॉब्लम आ सकते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि हमारे पास ग्रोथ और जो सारा हमारे बॉडी का सिस्टम है वो हार्मोन पर ही चलता है, तो हार्मोन्स हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, हार्मोन लेवल। देन हमारे पास इमोशंस आते हैं, तो इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। अगर एक चाइल्ड है वो स्ट्रेसफुल और फेयरफुल इन्वायरमेंट में रह रहा है ना, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी हमारे पास। देन यहाँ से हमारे पास डिफरेंट ग्रोथ के टाइप्स एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। फिजिकल ग्रोथ के बारे में बताया है एंड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ में हाइट, वेट, हेड एंड चेस्ट सर्कम्फेरेंस के बारे में बताया गया है, ये नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। एंड टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, एक एक करके हम ये आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो प्रीनेटल स्टेज है सबसे पहले, तो इसमें हमारे पास प्रीनेटल जो प्रेगनेंसी स्टेज होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है और फीटल स्टेज आता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज कंसेप्शन से लेकर 8 वीक तक होता है, जब भी हमारे पास स्पर्म ओवम मिलते हैं एंड ज़ायगोट बनाते हैं, उस स्टेज से लेकर 8 वीक तक हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज आता है। देन फीटल स्टेज 8 वीक से 42 वीक तक आता है।
देन उसके बाद बर्थ हो जाती है। तो सबसे पहले बर्थ से लेकर 1 मंथ तक जो बेबी होता है वो न्यूनेट कहलाता है, और 1 ये मंथ से लेकर 1 ईयर तक वो इन्फेंट्स कहलाता है। अर्ली चाइल्डहुड में हमारे पास फिर 2 स्टेजेस आते हैं, टोडलर और प्री स्कूलर। टोडलर 1 ईयर से 3 ईयर के बच्चे होते हैं एंड प्री स्कूलर 3 से 6 ईयर के बच्चे होते हैं। देन हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड आता है, इसमें कि हमारे पास स्कूल एज आता है 6 से 12 ईयर तक, एंड लेट चाइल्डहुड में एडोल्सन आता है जो कि 13 से 18 ईयर तक है। अब हम न्यूबॉर्न से स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉपर जो डेवलपमेंट स्टेजेस बताए गए हैं, इन सब की हम नॉर्मल जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ न्यूबॉर्न स्टेज के बारे में बताए गए हैं। तो न्यूबॉर्न हमारे पास फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ स्टेज है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, बर्थ से लेकर फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ तक। अभी हमारे पास एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, क्योंकि बेबी हमारे पास इंट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट पे आ जाता है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। अब एक न्यू बॉर्न इन्फेंट की नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ के बारे में बताया गया है ना, कि जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है ना, तो उसकी वेट बर्थ के टाइम क्या होगी। सो 2.7 से लेकर 4 kg तक ये नॉर्मल वेट कंसिडर की जाती है। अब जब बेबी की बर्थ हो जाती है ना, तो उसकी 3 to 4 डेज में 5 to 10% वेट लॉस होती है, और ये क्यों होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। एंड वेट गेन फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है 10th डे ऑफ लाइफ, क्योंकि उसकी प्रॉपर जो डाइट है वो प्रॉपर मतलब स्टार्ट हो जाती है, और उसको सीक्वेंस से मतलब आई थिंक 10 टाइम्स पर डे 2 आवर गैप के साथ उसको प्रॉपर फीडिंग देती है। अब ये फर्स्ट मंथ में कितना वेट गेन होता है, तो 3/4 kg मीन्स के 750 kg वेट फर्स्ट मंथ में बेबी गेन करता है। अब ये जो हमारे पास 5 to 10% फर्स्ट 3-4 डेज में लॉस हो रहा था वेट का, वो क्यों हो रहा था। सो सबसे मेन रीज़न तो हार्मोन विड्रॉल है, क्योंकि बेबी हमारे पास अगर वूम में होगा तो उसको प्रॉपर मदर से हर एक चीज़ मिलेंगी, तो जब वो उसकी बर्थ हो जाती है वो सारी चीज़ कट ऑफ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है लॉस ऑफ एक्सेसिव एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। बेबी जब वूम में होता है वो फुली हाइड्रेटेड होता है, उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, लेकिन जैसे उसकी बर्थ हो जाती है तो वो सारे फ्लूइड उससे लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैसेज ऑफ मेकोनियम, जो फर्स्ट फीसिस होते हैं चाइल्ड के, और वो भी मतलब पास आउट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वेट में डिक्रीज आ जाता है और यूरिन भी पास आउट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लिमिटेड फूड इनटेक होता है। जब बेबी बूम में होता है तो उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मदर से, लेकिन जैसे वो उसकी बर्थ हो जाती है तो उसको तो कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब 2 आवरली या 1 आवरली उनको फीडिंग कराया जाता है, तो इसकी वजह से वेट में लॉस आता है 3 to 4 डेज में। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल डेवलपमेंट तक आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास हाइट के बारे में बताया गया है। तो नॉर्मल जो बॉयज़ की एवरेज हाइट है वो 50 सेंटीमीटर होती है, और गर्ल्स की 49 सेंटीमीटर, और नॉर्मल रेंज दोनों के लिए 47.5 से लेकर 53.75 सेंटीमीटर तक है। देन हमारे पास हेड सर्कमफेरेंस के बारे में बताया गया है। तो नॉर्मल जो हेड सर्कमफेरेंस है वो हमारे पास 33 to 35 है। देन हेड सर्कमफेरेंस के बारे में बताया गया है कि जो हेड का साइज होता है वो 1/4 होता है टोटल बॉडी के लेंथ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओवरऑल बॉडी है ना, तो इसको हम और उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट होगा, ये सारा मतलब हेड की लेंथ को कंसिडर किया जाएगा। 25% हमारे पास ओवरऑल लेंथ में हेड होता है, और बाकी हमारे पास एक्सट्रीमिटीज़ की लेंथ आ जाती है। अब
स्कल में हमारे पास 2 फोंटिलास होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। एंटीरियर फोंटिला के बारे में बताया गया है। फोंटिला हमारे पास एक ग्रूव सा होता है, मतलब हेड के, जब हम अगर एंटीरियर फोंटिला की बात करें ना, तो ये हमारे पास डायमंड शेप होता है और सेजिटल, कॉर्नियल, फ्रंटल सुचर्स के जंक्शन पर ये प्रेजेंट होता है। जब हम न्यूबॉर्न्स के इन्फेंट के हेड को टच करेंगे ना, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा। तो उस ये जो सॉफ्ट वाला रीजन है ना, ये फोंटेनेल कहलाता है। अब ये हमारे पास जो फ्रंटल और पैराइटल बोन्स होते हैं ना, उसके दरमियान में होता है। नेक्स्ट पिक्चर में शो हुआ है, देन देख लेंगे। फिर इसकी लेंथ हमारे पास 3 to 4 सेंटीमीटर होती है और उसकी विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है और इसकी क्लोजिंग 12 to 18 मंथ ऑफ एज होती है। अब ये फोंटेनेल क्यों है? क्योंकि ये चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट 2 ईयर तक उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो उसके लिए ये अगर सुचर बाय बर्थ क्लोज भी होंगी ना, तो फिर उसकी सर्जरी कराई जाती है, क्योंकि ब्रेन डेवलप कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसके लिए स्पेस चाहिए ना। तो अगर ये हमारे पास फोंटेनेल क्लोज होंगी तो फिर सर्जरी के थ्रू ये ओपन करते हैं। इस तरह की भी कंडीशंस होते हैं। और नेक्स्ट ये हमारे पास ड्यूरिंग डिलीवरी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब वो सर्विक्स से पास आउट करता है तो मतलब उसमें भी ये हेल्प करता है हेड के जो फोंटेनेल होते। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर में बताया है, ये हमारे पास एंटीरियर फोंटेनेल है, जो कि पैराइटल और फ्रंटल बोन के बीच में हमारे पास है, और कॉर्नियल और ये हमारे पास सेजल सुचर जब एक जंक्शन बनाते हैं इधर, तो इससे ये बनता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पोस्टीरियर फोंटेनेल के बारे में बताया गया है। तो ये हमारे पास पैराइटल, ये दोनों पैराइटल और ये नीचे वाला ऑसिपिटल बोन के मिलने से बनता है। तो पोस्टीरियर फोंटेनेल हमारे पास ट्रायंगुलर शेप है, वो डायमंड शेप था, ये ट्रायंगुलर शेप है, और ये हमारे पास ऑसिपिटल एंड पैराइटल बोन के बीच में होता है, और वो 12 to 18 मंथ में उसकी क्लोजिंग हो रही थी, और ये हमारे पास फर्स्ट 3 मंथ में क्लोज हो जाता है। चेस्ट सरकमफेरेंस हमारे पास 30.5 to 33 सेंटीमीटर होती है, और ये हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर लेस होती है हेड सरकमफेरेंस से। हेड सरकमफेरेंस एट टाइम ऑफ बर्थ ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सट्रीमिटी ग्रोथ होती है, तो चेस्ट सरकमफेरेंस इंक्रीज हो जाता है और हेड फिर डिक्रीज हो जाता है। देन हमारे पास फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि जो हमारे पास हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की ग्रोथ कैसे होती है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, और यहाँ पर हमारे पास वाइटल साइन के बारे में बताया है। सो टेम्परेचर हमारे पास न्यूबॉर्न का 36.3 होगा, 36.3 से लेकर 37.2 तक है। पल्स रेट उसकी ज़्यादा है, 120 से 160 तक है, एंड रेस्पिरेशन भी हमारे पास ज़्यादा है। अब ये हमारे पास ये पल्स रेट, रेस्पिरेशन ये ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास बेबी बोर्न हो जाता है तो उसकी प्रॉपर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ग्रोथ होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए और ग्रोथ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा सप्लाई हमें चाहिए ना, तो हमें चाहिए कि कार्डिक आउटपुट हम ज़्यादा करें। अगर हमारे पास कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा, देन हमारे पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा। अब कार्डिक आउटपुट हम किस तरह इंक्रीज करेंगे? अब हमारे पास यहाँ चाइल्ड के हार्ट का साइज भी स्मॉल होता है, तो कार्डिक आउटपुट हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास कार्डिक आउटपुट बनता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम तो यह हम इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास चाइल्ड का जो हार्ट है उसकी साइज स्मॉल है। देन हमारे पास क्या हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हमारे पास ब्लड सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगा, मतलब हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास मेटाबॉलिक रेट चाइल्ड का ज़्यादा हो जाता है उस टाइम और ग्रोथ भी उसकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाती है। इसलिए चाइल्ड की जो हमारे पास पल्स रेट होती है और रिस्पायरेशन वो ज़्यादा होती है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नॉर्मल मतलब 60 to 100 लेवल तक आ जाता है एडोलसेंस में। देन हमारे पास नॉर्मल वेरिएशन के बारे में बताया गया है कि रिस्पायरेशन नॉर्मली 30 to 60 होती है एंड 40 हमारे पास एवरेज है। और इस तरह हार्ट रेट भी 100 से 160 तक है। स्लीपिंग के दौरान 100 होता है क्योंकि जब चाइल्ड स्लीपिंग स्टेज पर होता है तो उसकी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इस वजह से वो भी डिक्रीज हो जाता है। ड्यूरिंग क्राई उसकी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा होता है। सो ये हमारे पास सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से होता है ये इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर के बारे में बताया है कि रेक्टल टेम्परेचर की ये रेंज है 90 to 99, और अगर सेल्सियस में बात करें तो 35.6 से 37, एंड एक्सिलरी टेम्परेचर में 97.6 रेंज है, 97.6 से लेकर 98.6 तक, एंड 36.5 से लेकर 37.0 सेल्सियस तक। एंड ब्लड प्रेशर के बारे में बर्थ स्टेज बताया गया है तो नॉर्मली एवरेज 75/42 होता है, सिस्टोलिक 60 to 80 के रेंज में होता है, एंड डायस्टोलिक 40 to 50 की रेंज में होता है। एब्गार वर्ड की अगर हम एब्रिविएशन को देख लेना तो ऐसे हमारे पास अपीयरेंस आ जाती है जिसमें कि स्किन कलर देखते हैं, पीछे हमारे पास पल्स रेट एंड जिसे ग्रेमेंट्स जो मतलब एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्सेस होते हैं, एंड ऐसे एक्टिविटी आ जाती है चाइल्ड की एक्टिविटी को वो करते हैं, एसेस करते हैं मसल टोन, एंड देन हमारे पास रिस्पायरेशन आर से रिस्पायरेशन आ जाता है। सो अगर हमारे पास चाइल्ड का हार्ट रेट बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा, एब्सेंट है, तो हम उसको 0 मार्क देंगे, स्कोर करेंगे। अगर रिस्पायरेटरी एफर्ट्स उसकी एब्सेंट है, वो प्रॉपर रिस्पायरेशन नहीं कर पा रहा, तो भी हम 0 मार्क्स देंगे। अगर मसल टोन बिल्कुल है ही नहीं तो तब भी 0 मार्क्स देंगे। अगर रिफ्लेक्सेस वो बिल्कुल शो नहीं कर रहा तो उसको भी हम 0 मार्क देंगे। एंड स्किन कलर का हमारे पास पेल है देन भी तब भी हम 0 मार्क्स देंगे। अब अगर हार्ट रेट हमारे पास 1 होगा तो अगर हार्ट रेट हमारे पास लेस देन 100 होगा तो 1 मार्क देंगे। एंड अगर रिस्पायरेटरी रेट स्लो इरेगुलर होगा तो 1 मार्क देंगे। एंड अगर वो थोड़े से रिफ्लेक्सेस शो करे हाथ पाँव के ना तो वो हम 1 में काउंट करेंगे। अगर रिफ्लेक्स मतलब वो स्माइल करे या फेशियल एक्सप्रेशन थोड़े से शो करे ना तो उसको हम 1 देंगे। एंड अगर बॉडी का कलर हमारे पास पिंक या ब्लू होगा तो उसको भी 1 मार्क करेंगे। एंड देन अगर हमारे पास प्रॉपर उसकी हार्ट रेट 100 तक है तो 2 देंगे। गुड क्राई है चाइल्ड का और वो प्रॉपर रिस्पायरेशन भी कर रहा है तो उसको हम 2 मार्क करेंगे। मसल टोन वो एक्टिवली मोशन कर रहा है तो भी 2 देंगे। अगर वो प्रॉपर क्राई कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहा है देन 2 देंगे। एंड कलर अगर पूरी बॉडी चाइल्ड की पिंक हो देन 2 मार्क करेंगे। अब यहाँ पर ये स्कोरिंग बताई गई है ना, जो जिससे हमें नॉर्मल रेंज के बारे में बताया गया है कि नॉर्मल रेंज हमारे पास 6 से लेकर 10 तक हो सकता है। ये 1 मिनट की असेसमेंट इंस्टेंटली आफ्टर बर्थ बताई गई है कि जब भी चाइल्ड की बर्थ हो
तो उसी टाइम जब हम असेसमेंट करेंगे तो नॉर्मल स्कोरिंग हमारे पास ही आएगी, लेकिन लेटर ऑन जब हम 5 to 10 मंथ उसकी असेसमेंट करेंगे तो ये हमारे पास ये स्कोरिंग आएगी, क्योंकि जब चाइल्ड की बर्थ हो जाती है तो इंस्टेंटली मतलब वो प्रॉपर रेस्पिरेटरी मसल काम नहीं करती, वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होते हैं, मतलब और फिर वो प्रॉपरली उसकी रेस्पिरेटरी और हार्ट रेट नॉर्मल तक आ जाती है। तो इस तरह 6 to 10 जो हमारे पास नॉर्मल रेंज है वो गार्ड स्कोर की आती है। अगर 6 से कम होगा तो भी हमारे पास चाइल्ड हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में होगा, क्योंकि हार्ट रेट और सारा कुछ इसकी इफेक्ट हो सकता है। और अगर 10 तक होगा तो वो हमारे पास नॉर्मल होगा। अब यहाँ से हमारे पास न्यूबॉर्न सेंसेस के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट सेंसेस किस तरह डेवलप होते हैं, टच, विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल। अब ये एक एक करके हिस्सा पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास टच के बारे में बताया गया है। सो टच हमारे पास हाईली डेवलप सेंस होता है चाइल्ड का, और इसकी डेवलपमेंट इंट्रायूट्राइनली होती है। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया जिस पर टच मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है वो लिप्स होती है, टंग, ईयर्स एंड फोरहेड वाले रीजन होता है। न्यूबॉर्न इज यूजुअली कंफर्टेबल विद टच। अगर आप चाइल्ड को आराम से प्यार से टच करेंगे तो उसकी टच डेवलपमेंट ट्रस्ट डेवलपमेंट सही होगी, लेकिन अगर आप उसको रफली टच करेंगे ना तो उसकी स्टार्टर रिफ्लेक्स शो होगा, जो कि हमारे पास एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है चाइल्ड का। देन हमारे पास विजन हम चेक करते हैं चाइल्ड की, तो प्यूपल रिएक्शन टू लाइट, इसमें हम देखते हैं कि आए ये चाइल्ड का प्यूपल जो है वो लाइट जब हम उस पर वो करते हैं तो वो प्यूपल प्रॉपर डायलेट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं। ब्राइट लाइट appears to be unpleasant to newborn infant। ब्राइट लाइट्स जब उसकी आंखों पर पड़ती है तो उसके लिए अनप्लीजेंट होता है, वो क्राई या स्टार्ट करता है या फेशियल एक्सप्रेशन से शो करता है। फॉलो ऑब्जेक्ट एंड वन लाइन ऑफ विजन। अगर आप चाइल्ड की मतलब सेंटर पर कुछ उसको शो करें ना तो वो उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन अगर आप साइड से उसको कुछ दिखाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसको वो फोकस करे तो वो नहीं कर पाता। सेंटर विजन उसकी फिक्स होती है, फिर वो आहिस्ता उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को सेंटर से अवे पेरिफेरल साइड पर मूव करें। देन हमारे पास हेयरिंग आती है। सो the newborn infants usually make some responses to sound from birth। साउंड्स को वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स शो करता है बर्थ के टाइम पर, लेकिन जो प्रॉपर ऑर्डिनल साउंड जो हेयरिंग होते हैं वो वेल डेवलप होती है 10 डेज ऑफ लाइफ में, फर्स्ट 10 डेज जो होती है। अब ऑर्डिनल साउंड में हमारे पास वॉइसेस आ जाते हैं, क्लैप्स हैंड क्लैपिंग आ जाती है एंड बेल साउंड आ जाते हैं। तो इसमें वो डिफ्रेंशिएट करना और इसको डिस्टिंग्विश करना वो लाइफ की आफ्टर 10 डेज स्टार्ट कर लेता है। न्यू बोर्न इन्फेंट्स रिस्पॉन्स टू साउंड विद आइदर क्राई, आई मूवमेंट, सीजेशन ऑफ एक्टिविटी एंड स्टार्टर रिएक्शन। सो जब भी न्यू बॉर्न कोई साउंड सुनता है तो वो उसके मतलब अगर वो रफली साउंड होगा ना तो वो क्राई करेगा, आई मूवमेंट शो करेगा, अपनी एक्टिविटी को सीज करेगा या स्टार्टर रिफ्लेक्स शो करेगा। स्टार्टर रिफ्लेक्स ऐसे है ना कि जब आप चाइल्ड को मतलब वो रफली टच करे या उसको उसके साउंड एयर के पास कोई तेज साउंड करे ना तो वो अपने हैंड्स और वो फीट्स को इस तरह एक्सटेंड करना मतलब स्टार्ट कर लेता है। ये सारी रिफ्लेक्सेस हमने 4th सेमेस्टर में पढ़ी हुई है अगर आपको याद हो तो। देन हमारे पास टेस्ट के बारे में बताया गया है कि चाइल्ड की टेस्ट प्रॉपरली डेवलप होती है एंड
bitter or sour fluids are restricted while sweet fluid are accepted. जब उसको कोई ऐसी bitter टेस्ट वाली कोई चीज़ दे तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से शो करता है कि मतलब उसको ये पसंद नहीं आई, लेकिन स्वीट फ्लूइड्स उसके वो एक्सेप्ट करता है, कोई रेजिस्टेंस वो शो नहीं करता। स्मेल की जो डेवलपमेंट है वो एक ही चीज़ से, मतलब वो एविडेंस से वो शो हुई है कि चाइल्ड की स्मेल डेवलपमेंट हुई होती है इन्फेंट की, क्योंकि जब भी अगर चाइल्ड मदर के पास होगा तो वो ब्रेस्ट मिल्क को स्मेल कर सकता है, और इसी डेवलपमेंट के थ्रू, मतलब इसी स्मेल के थ्रू वो क्या करते हैं, मिल्क के लिए सॉरी मदर की सर्च करता है, और वो मतलब निपल को सर्च करता है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सक्शनिंग स्टार्ट कर लेता है और प्रॉपर फीडिंग करता है इसी स्मेल को डिटेक्ट करने के थ्रू। ये एविडेंट है एक, कह सकते हैं। देन हमारे पास नॉर्मल न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के बारे में बताया गया है, उसकी ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट। सो सबसे पहले मोटर डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है ना कि न्यू बॉर्न इन्वायरमेंट आर रैंडम, डिफ्यूज एंड अनकोऑर्डिनेटेड। उसकी जो न्यू बॉर्न की जो मूवमेंट्स होती है वो रैंडम होती है, डिफ्यूज होती है और अनकोऑर्डिनेटेड होती है, मतलब रैंडमली हाथों पाँव को मूव करता है। रिफ्लेक्सेस कैरी आउट बॉडीली फंक्शन एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। उसके उस टाइम जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए होते हैं, बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास रूटिंग रिफ्लेक्स आता है, सकिंग रिफ्लेक्स आता है, स्वॉल्विंग रिफ्लेक्स आता है। सो ये सारे रिफ्लेक्सेस उसकी बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होते हैं। देन हमारे पास मोटर स्किल्स की जब हम बात करें तो इसमें हमारे पास एक फाइन मोटर डेवलपमेंट आती है, एक ग्रॉस। तो ग्रॉस हमारे पास जो लार्ज मूवमेंट होती है, तो चाइल्ड की तो ग्रॉस डेवलपमेंट सॉरी इन न्यूबॉर्न की उस टाइम ग्रॉस डेवलपमेंट नहीं होती, वो आफ्टर 3 to 4 मंथ स्टार्ट होती है। एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट जो होती है, मतलब उन हाथों की जो फाइन मूवमेंट होते हैं वो स्टार्ट हुई होती है। होल्ड थिंग्स एंड फिस्ट, जब भी आप उसके हाथ में कुछ दे तो वो मतलब टाइटली पकड़ लेता है। एंड व्हेन क्राई ही ड्रॉज आर्म एंड लेग टू द बॉडी। सो जब भी वो क्राई करता है तो अपने हाथों और उसको ड्रॉ करता है, फ्लेक्स करता है उसको। देन हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया गया है, सॉल्विंग, गैगिंग, सकिंग, ग्रैस रिफ्लेक्स। सो सॉल्विंग हमारे पास एक हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव सॉरी एक नीड रिफ्लेक्स है चाइल्ड का। सबसे पहले जब हम चाइल्ड कोई चीज़ सॉल्व करता है ना, अगर वो मिल्क हो या जो भी, तो वो जब ओरोफेरिंक्स रीजन तक जाता है तो ब्रेन तक हमारे पास वहाँ पर जो भी नर्व या फ्लेक्सेस होते हैं वो ब्रेन तक मैसेज भेजते हैं, और उसकी रिफ्लेक्स में हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और वो भी जो भी चीज़ चाइल्ड की मुंह में है वो बोलस आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करना स्टार्ट कर लेता है, और ये रिफ्लेक्स हमारे पास इफेक्टिव फीडिंग के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास गैगिंग रिफ्लेक्स है। सो ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, इससे हम इसके थ्रू हम चॉकिंग से प्रिवेंट हो सकते हैं। सब जब भी आप चाइल्ड के टंग के पोस्टीरियर पार्ट या थ्रोट को टच करते हैं तो वो गैग करना स्टार्ट कर लेता है। तो ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इस तरह सकिंग रिफ्लेक्स, जब भी आप चाइल्ड के मुंह को टच करेंगे या लिप्स को टच करेंगे तो वो सक करना स्टार्ट कर लेता है, और ये जो रिफ्लेक्स है वो 4 मंथ के बाद डिसअपियर होता है, वॉलंटरी में कन्वर्ट होता है। ये पहले इनवॉलंटरी होता है ये सकिंग रिफ्लेक्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉलंटरीली, मतलब हम अब भी सक तो कर सकते हैं लेकिन वो वॉलंटरी करते हैं, हमारे कंट्रोल में होता है। देन हमारे पास ग्रास्प रिफ्लेक्स है। सो आप जब भी चाइल्ड के हाथ में अपनी फिंगर देते हैं तो उसको टाइटली होल्ड करता है, और ये हमारे पास 5 to 6 मंथ तक ये रिफ्लेक्स होता है। देन हमारे पास टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है। तो
ये हमारे पास टॉनिक नेक रिफ्लेक्स है कि मतलब चाइल्ड का फेस जिस साइड पर होगा ना, तो उस साइड पर जो भी आर्म और फीट होगा वो एक्सटेंड होगा, और उसके अपोजिट साइड वाले हैंड्स वो फ्लेक्स होंगे। तो ये हमारे पास टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में आता है। देन ये ग्रेस रिफ्लेक्स है। देखिए, हाँ, चाइल्ड के हाथ में अगर फिंगर दे तो वो टाइटली पकड़ लेता है। ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स है। ये हमारे पास जब चाइल्ड को आप किसी भी सरफेस के साथ उसके पाँव को टच करते हैं ना, तो वो स्टेप लेने की कोशिश करता है, मतलब फॉरवर्ड जाने की कोशिश करता है। देन ये हमारे पास क्राउलिंग रिफ्लेक्स है। देन हम चाइल्ड की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखते हैं। द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व इट, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमें हमारे पास चाइल्ड की थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड मेमोरी स्किल आ जाती है ना। तो उस टाइम तो चाइल्ड की ना तो वर्बल डेवलपमेंट हुई होती है ना मोटर, तो इसकी वजह से हम उसकी प्रॉपर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको असेस नहीं कर सकते। देन हमारे पास इमोशनल डेवलपमेंट आती है। न्यू बॉर्न इन्फेंट एक्सप्रेसेस इमोशन, हिज इमोशन जस्ट थ्रू क्राई। वो सारे मतलब अपने इमोशंस को क्राई या के जरिए एक्सप्रेस करता है। अगर उसको भूख भी लगी हो या दर्द भी हो रहा हो या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो, तो वो बस इन सारी चीज़ों को क्राई के जरिए एक्सप्रेस करेगा। देन हमारे पास लास्ट में सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है ना। तो सोशल डेवलपमेंट सबसे पहले मदर के प्रॉपर फाइन टच से और कंफर्टेबल टच से स्टार्ट होती है। अगर पेरेंट्स चाइल्ड को कंफर्टेबली टच करेंगे, प्यार से उसको टच करेंगे, उनकी तरफ स्माइल करेंगे, तो बेबी सिक्योर फील करेगा, और इस तरह उसकी सोशल डेवलपमेंट और जो ट्रस्ट डेवलपमेंट होती है वो प्रॉपर होगी, और वो दूसरों के साथ भी लेटर ऑन लाइफ में इंटरेक्शन कर लेता है। सो यहाँ तक हमारे पास सारे न्यूबॉर्न के स्टेजेस के को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम इन्फेंसी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।